जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए साइंस के सवालों को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कम गलनांक और क्वथनांक, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं और पिघली हुई स्थिति में विद्युत का अच्छा संचालन करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चांद। चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। अगला सवाल है, पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टार्च। पौधों में स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका उपयोग तुरंत नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शून्य, यानी 0 के बराबर होगा। इस स्थिति में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के एक पूर्ण परिक्रमा में विस्थापन शून्य होगा। इसी कारण वर्क का जो फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, जिसमें F बल को प्रदर्शित करता है और S डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को, तो यहाँ विस्थापन का मान शून्य होने के कारण चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अगला सवाल है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थान और समय, यानी पोजीशन एंड टाइम। गति का दूसरा समीकरण है s = ut + ½ जहाँ s तय की गई दूरी है। वहीं बात करें u की तो यह इनिशियल वेलोसिटी है, यानी प्रारंभिक वेग है, और a एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, और t समय है। गति का पहला समीकरण है v = u + at। वहीं गति का तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। का अगला सवाल है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कूलम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मथ। बिस्मथ ना तो धातु है और ना ही अधातु है। इसी कारण यह ना तो धातु और ना ही अधातु के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत, यानी लीवर। यकृत मानव में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। बात करें इनके उदाहरण की तो पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। वही नाइट्रोजन का 14 है, लिथियम का 7 और हीलियम का 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डॉबरेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। डॉबरेनर ने 3 तत्वों के समूह लिथियम, सोडियम, पोटासियम बनाए, जिनमें से प्रत्येक में समान रासायनिक गुण है और उन्हें ट्रायड या त्रय कहा जाता है। अगला सवाल है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विभेदन, यानी डिफ्रेंसिएशन। विभेदीकरण स्थायी उत्तक के गठन हेतु स्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया है। विभेदीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोशिकाएं विशिष्ट उत्तक बनाने के लिए संयोजित होती हैं। अगला सवाल है, किसके अनुरूप
वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गति। बात करें गतिज ऊर्जा की यानी काइनेटिक एनर्जी की, तो जिस ऊर्जा को किसी वस्तु ने अपनी गति के कारण प्राप्त किया है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी को तरल से गैसीय अवस्था में बदला जाता है। जिस तापमान पर पानी का वाष्पीकरण होने लगता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और यह पौधे के हरे भाग यानी हरित लवक, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, के अंदर होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉलेनकाइमा। अगला सवाल है, क्रॉस परागण या पर परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पौधे। पर परागण या क्रॉस परागण के लिए पदार्थ हैं वायु, जल, पशु, पक्षी आदि। अगला सवाल है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 D है तो यह क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। बात करें उत्तल लेंस की, तो वह लेंस जिसकी अपवर्तन सतह उल्टी होती है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डोब्राइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पोटासियम, जिसे हम के सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। अगला सवाल है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की भीतरी सतह परावर्तिक होती है अवतल दर्पण में, और वही बात करें उत्तल दर्पण की, तो इसमें गोलीय दर्पण की बाहरी सतह परावर्तक होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।